हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आज हम देखने वाले इवोल्यूशंस, थियरी ऑफ इवोल्यूशंस और उसके कुछ एविडेंसेस। ठीक है, सबसे पहले इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन मतलब उत्क्रांति। क्या हो रहा है कि काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रेजुअल चेंजेस हुए, जिनके कारण ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, इसी प्रोसेस को कहते हैं इवोल्यूशंस। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट में काफ़ी सारे सवाल थे कि कैसे लाइफ का एग्जिस्टेंस हुआ, तो इवोल्यूशंस के माध्यम से इसके आंसर्स मिले। इवोल्यूशंस के थ्रू एक नया स्पीसीज फॉर्मेशन हुआ और जिसके थ्रू नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से कंटिन्यूस चेंजेस होते गया, उनमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देखने के मिले ऑफ द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो 3.5 बिलियन ईयर एगो उस समय अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं था स्टूडेंट्स। उसके बाद उनकी डेवलपमेंट फेजेस वाइज होती गई। तो सबसे पहले देखा गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये इन टर्म्स ऑफ द व्हीकल किस में रूप में देखा गया। आई मीन टू से कि सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंपल एलिमेंट्स के रूप में देखने को मिला, और ये एलिमेंट्स समुद्र के अंदर मिला, मतलब एक्वाटिक लाइफ। ये सिंपल एलिमेंट्स का फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्शन हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फ्यूजन से या फिर उनसे फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, जैसे प्रोटीन्स है, जैसे न्यूक्लिक एसिड है, और इस तरह से ये प्रोसेस होती गई। और एक फाइनली फर्स्ट प्रिमिटिव सेल बना, जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म सराउंडिंग की जो केमिकल्स है उनको लेते गया, जिसके थ्रू उसकी डेवलपमेंट हुई। ओके, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग के जो इन्वायरमेंट है उसके साथ एडजस्ट हुए, उनकी ग्रोथ होती गई। जो उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाए वो कुछ समय के बाद नष्ट हो गए। ठीक है ना। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एडजस्ट करते गए, अडॉप्ट करते गए सराउंडिंग के कंडीशंस को, उनकी ग्रोथ हुई, और इसी प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। जिन लोगों ने एडजस्ट नहीं किया है उनका वो नष्ट हो गया, जिन्होंने एडजस्ट नहीं किया वो पेरिश हो गए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अर्थ में अलग अलग वेराइटीज़ की मतलब डाइवर्सिटी देखने को मिली। एनिमल्स में तो यूनिसेलुलर अमीबा से लेके, जैसे पैरामीशियम से लेके मल्टीसेलुलर, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर जैसे मैन, वेल उसमें आएंगे। ऐसे ही प्लांट्स में भी ये वेराइटीज़ डाइवर्सिटी देखने को मिली, जिसके थ्रू यूनिसेलुलर कॉलेरा, क्लोरेरा से लेके काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज़ जैसे ह्यूज बनाइन ट्रीज़ वगैरह देखने को मिले। अर्थ में आज लाइफ अगर देखे जाए तो सब जगह है। ओवरऑल हम कहेंगे कि पानी, वाटर, लैंड, रॉक, सब जगह आज लिविंग एग्जिस्टेंस में है, और जिसके कारण ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो थियरी वो एक्सेप्टेड की गई। थियरी ऑफ इवोल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना, प्रिमिटिव सेल, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये समुद्र के अंदर पाया गया। उनमें ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट ऐसे कम से कम एक दिन का ये चेंज नहीं था, नियर बाय 300 करोड़ ईयर्स तक के ये चेंजेस होते गए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे लार्जर और कॉम्प्लेक्स स्टेज लाइफ फॉर्म में बनते गए, और बाद में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्शन हुआ। तो ये जो इवोल्यूशंस है, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल इवोल्यूशंस है, जो कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स की थी, और इसके लगने वाला जो समय था वो काफ़ी ज़्यादा था। और ऐसे इवोल्यूशंस को ऑर्गेनाइज्ड इवोल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इवोल्यूशंस की हम जो बात करते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हुई, और वो डेवलपमेंट फ्रॉम द एंसेस्टर से हुई। एंसेस्टर मतलब उनके जो पूर्वज है उनसे थ्रू हुई। ओके, जिनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो था, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसे हम इवोल्यूशंस कहते हैं। तो ये जो इवोल्यूशंस है, ये इवोल्यूशंस की थियरी डेवलप होती गई, लेकिन ये इवोल्यूशंस के लिए काफ़ी सारे एविडेंसेस रखे गए स्टूडेंट्स।
उसमें से हम सबसे पहला देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल जो फीचर्स हम देख सकते हैं बाहर से, विजिबल या फिर एक्सटर्नल जो फीचर्स होते हैं उसे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कहा जाता है। टेक्स्ट बुक में देखोगे आप 1.4 जो है उनमें डायग्राम आपको दी है, मतलब कुछ पोस्टर्स दिए हैं जिसमें अगर हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स है ना, अगर कुत्ता है, उसके बाद बिल्ली अगर हम लेते हैं, ऐसे और 2-3 एनिमल्स दिए, उनको अगर देखते हैं तो उनका स्ट्रक्चर आपको सिमिलर देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ द माउथ है, नोस्ट्रिल्स है, ईयर पिन्ना है, या फिर पोजीशन ऑफ आईज है, उनके ऊपर की बॉडी के ऊपर जो हेयर्स है, ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर उनका सिमिलर देखने को मिलता है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फिर विजिबल स्ट्रक्चर जो है हमें सिमिलर देखने को मिलता है। नॉट ओनली दैट, प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है। प्लांट्स में जैसे मैंगो का ट्री दिया है, चीकू का, अलग अलग ट्रीज दिए उसके, है ना, तो उनके अगर हम उनके लीव्स के शेप देखते हैं, लीव्स का उनके वेनिएशंस देखते हैं, तो उसमें भी आपको सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिलता है, जिसके थ्रू हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि एनिमल्स या फिर जो प्लांट्स है वो उनके रिस्पेक्टिव कॉमन एंसेस्टर से ही बना होगा, ये इसका एविडेंस है। दूसरा आप देखोगे कि एनाटॉमिकल एविडेंसेस मतलब क्या होता है, जो इंटरनल हम बोलेंगे, जैसे इंटरनल एविडेंस है, जैसे कुछ एनिमल्स है, वुमन हैंड है, बिल्ली का पैर है, उसके बाद बैट का जो पंख है बोल सकते हैं हम, कोई फिश की फिगर है, पंख ये है, वेल है, तो ये बाहर से तो देखा जाए तो डेफिनेटली दो अलग अलग है, वो उनका वर्टिकल से ऑर्गन्स अलग अलग है। लेकिन अगर हम उनको इंटरनली उनके देखते हैं तो उस समय उनके जो वर्टिकल से हड्डी का जो ढांचा है, जो बोन्स है, या फिर जो बोनी जॉइंट ऑर्गन, बोनी जॉइंट जो है उनका जो पैटर्न है वो नियर बाय सिमिलर है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है उनके डेफिनेटली वो ऑर्गन्स अलग अलग यूजेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर ऑफ बोन है या फिर बोनी जॉइंट जो है वो ऑर्गन में, वो कुछ सिमिलर देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सिमिलरिटी है इंडिकेट कर रही है कि ये एनिमल्स कॉमन एंसेस्टर से बने होंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो थर्ड इवोल्यूशन है, मतलब थर्ड जो एविडेंस है, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन सबसे पहले क्या होता है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब ऐसे ऑर्गन जो कि अनडेवलप्ड है, जो कि उसका कोई यूज़ नहीं है, डिजेनरेट है, ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये वेस्टिजियल ऑर्गन शायद इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू ये धीरे धीरे कम होते गए। तो उनको अगर हम बात करें कुछ लिविंग ऑर्गन, जैसे एग्जांपल अगर बात करें कि अपेंडिक्स, ये हमारे बॉडी के अंदर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन हमारे लिए वो यूज़फुल नहीं है स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि और ये उतने ही एनिमल्स जो घास खाते हैं उनके लिए यूज़फुल है। तो ये अपेंडिक्स हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो टेल बोन जो है, उसके बाद मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना है, उसके बाद विस्डम टीथ जो है, उसके बाद जो बॉडी के हेयर्स है वो हमारे लिए उतने यूज़फुल नहीं है उस समय। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये नष्ट होते जा रहे हैं, है ना। विस्डम टीथ जो है उस समय आवश्यक थे, उस समय इंसान चबा के खाता था, उस समय इंसान जो है मतलब वो कच्चा मांस खाता था, आज हम पका के खाते हैं, तो उस समय वो रिक्वायरमेंट थे, आज वो नहीं है। तो ये जैसे एग्जांपल्स है कि अपेंडिक्स ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। उसके बाद टेल बोन जो है, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना है, मसल ऑफ ईयर पिन्ना एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कान हिलाने के लिए। विस्डम टीथ, हेयर बॉडी, ये सब हेयर बॉडी हेयर जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स में ही आगे कंसिडर्स। ओके, नेचुरल ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन के कारण क्या हुआ कि जो उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, और जिसके कारण ये जो ऑर्गन्स जो है वो डिजनरेट होते गए, और कुछ समय के बाद देखा गया कि वो पूरी तरह से वैनिश हो गए। तो ये जो कंडीशंस है वो कंडीशंस के हिसाब से ऐसे ऑर्गन्स, एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स जो कि ग्रेजुअल चेंजेस के कारण इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू नष्ट हो गए, उनको हम कहेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है ना। उसके बाद है पैथोलॉजिकल पैनाटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैनाटोलॉजिकल एविडेंसेस में अगर हम बात करते हैं कि काफ़ी सारे ये होता है
व्हाट आई कैन से कि बहुत सारे नेचुरल डिसास्टर्स आते हैं, भूकंप है, सुनामी है, अर्थक्वेक है, उनके कारण क्या हो जाता है, काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं। ओके, तो उनको उनके जो इम्प्रेशन जो है, उनके जो रेमेनेंट्स जो है वो प्रिजर्व रह जाते हैं ग्राउंड के अंदर, तो उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स, है ना। तो ये फॉसिल्स में क्या होगा कि फॉसिल्स के अंदर हम वो कोई अगर एनिमल्स मर चुका है तो उसको हम उसकी एज को हम डिसाइड कर सकते हैं, हम उसके डेट को, उसके एज को बता सकते हैं ये कब मर चुका है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग एक्चुअली क्या है, आप देखोगे कि कार्बन ये इन्वायरमेंट में है, ये कार्बन दो टाइप का कार्बन होता है, एक होता है कार्बन 12 और दूसरा होता है कार्बन 14। तो कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव है, वेराज कार्बन 12 जो है ये सिंपल है, नॉट रेडियो एक्टिव है। तो क्या होता है, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए इसेंशियल है, उसे वो रिसीव करते हैं। और कोई भी एनिमल्स जब उन घास को वगैरह खाते हैं, प्लांट्स को जब खाते हैं, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड उनके बॉडी के अंदर जाता है ना। ऐसे समय पे वो जो दोनों कार्बन जो है C14 और C12 उनका रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, तो ये जो रेशो है ये रेशो कांस्टेंट होता है, लेकिन जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो उस समय उनके बॉडी के अंदर जो कार्बन 14 है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, कार्बन 12 रहेगा और कार्बन 14 जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, अगर हम उनका रेशो निकालते हैं मरे हुए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो रेशो C14 टू द C12 जो है वो चेंज होते रहेगा। और यही रेशो इज नथिंग बट द क्या होता है, कार्बन डेटिंग। इस कार्बन डेटिंग के थ्रू हम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कब मरा था उसको हम पहचान सकते हैं। ओके, इसका इस्तेमाल जो है अटेकेन से हम बोल सकते हैं कि पैनाटोलॉजी में उसका यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग का। हम एंथ्रोपोलॉजी पहचानने के लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्ट एज ऑफ द फॉसिल्स को हम पहचान सकते हैं उसके थ्रू। तो ये जो कार्बन डेटिंग है, ये कार्बन डेटिंग जो एस्टेब्लिश मतलब जो बना, जिन्होंने सबसे पहले कार्बन 14 के बारे में बताया था वो था विलर्ड्स लीबी, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, और उन्हीं ने ही कार्बन डेटिंग के बारे में बताया, जो कि एक बेस्ट एविडेंसेस है और जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुए, उसके बाद हुए रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, उसके बाद है ना रेप्टाइल्स, उसके बाद एवेज, जिसमें बर्ड्स, मैमल्स आएंगे। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट होती गई, स्लो ये डेवलपमेंट होती गई। वर्टिब्रेट से मतलब इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट्स, ये जो जर्नी हुई ये पता चला बिकॉज ऑफ द कार्बन डेटिंग के थ्रू। तो ये भी एक व्हाट कैन से एविडेंसेस है। नेक्स्ट देखोगे कि कनेक्टिंग लिंक्स हैं। ये कनेक्टिंग लिंक में आप देखोगे कि इसमें क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दो अलग अलग ग्रुप्स, ये दो अलग अलग ग्रुप्स में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो दोनों ग्रुप में आते हैं, उनका कुछ कैरेक्टर्स एक ग्रुप से लिया जाता है, दूसरा कैरेक्टर दूसरे ग्रुप से लिया जाता है। तो ऐसे इनको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक्स। सम ऑर्गेनिज्म शेयर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द टू ग्रुप्स इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक्स। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग लिंक्स भी एक मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक एविडेंस है इवोल्यूशंस का। एक अगर एग्जांपल लिया जाए तो आप देखोगे डायग्राम में भी दिया है 1.9 में, पैरापेटिस। ये जो पैरापेटिस है ये एनालिडा और ऑर्थोपोडा दोनों में रहने वाले एनिमल्स को कैरेक्टर मतलब उनके कैरेक्टर्स उसमें देखने को मिलते हैं। जैसे एनालिडियम में कौन आएगा, एनालिडिया मतलब अर्थवर्म वगैरह उसमें आएगा। तो उसकी बॉडी कैसे होती है, सेगमेंटेड होती है, थीन बॉडी होती है, पोरापोडिया लाइक ऑर्गन्स उसके अंदर होता है। ऐसे ही ऑर्थोपोडा जैसे है उसमें मतलब एग्जांपल है कोई कॉकरोच, है ना, तो उसका ट्रैकियल रेस्पिरेशंस होता है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन होता है। तो ये दोनों जो कैरेक्टर्स है मतलब एनालिडा के कैरेक्टर्स और ऑर्थोपोडा के कैरेक्टर्स ये पेरिपेटस में देखा जाता है। तो ये एक कनेक्टिंग लिंक का एग्जांपल्स है। दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ और एक है कि डकबिल प्लेटिपस जो है ये भी एक कनेक्टिंग लिंक का एग्जांपल्स है, क्योंकि इसमें दो कैरेक्टर्स छुपे हुए हैं, एक रेप्टाइल का भी और दूसरा मैमेलियंस कैरेक्टर्स भी है। मतलब अगर हम बात करें सांप वगैरह, रेप्टाइल है वो जो कि अंडे देते हैं, और मैमेलियन कैरेक्टर्स की अगर बात करें कि कोई भी जैसे बकरी वगैरह जो है
वो बच्चों को दूध पिलाती हैं, दूध देती है। तो ऐसे एग्स भी है और उनको मैमेली ग्लैंड्स भी है, हेयर्स है उनके बॉडी के ऊपर। तो ये दोनों जो कैरेक्टर्स है रेप्टाइल का, मैमेलियन का, ये डक बिल्ड प्लेटिपस में आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही लंग्स फिश भी है, जिसमें फिश के और एम्फीबियन मतलब पानी में भी रहती है, और रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स के वो करते हैं जैसे एम्फीबियन करते हैं। तो एक्वेटिक और एम्फीबियन दोनों कैरेक्टर्स इसमें हैं, तो इनको हम कहेंगे लंग्स फिश, जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है कनेक्टिंग लिंक्स का। लास्ट में देखोगे जो ये है चौथा लास्ट वाला जो एविडेंस दिया है जिसको कहा जाता है एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस। ये एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस आप 1.10 में देखोगे, डायग्राम्स दिया है ना। ये एम्ब्रियो है डिफरेंट स्टेजेस के। एम्ब्रियो मतलब क्या होता है, छोटा जो बेबी होता है उसका सबसे पहला स्टेज, या फिर अंडे में जो बच्चा होता है उसका सबसे पहला स्टेज होता है एम्ब्रियो, है ना। तो वो डायग्राम में फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर देखो कि थर्ड में हमें पहचान में आ रहा है कि वो फिश है, सैलमेंडर है, टॉर्टाइज है, पिग है, काऊ है, रैबिट है, मैन है ना। लेकिन सबसे पहले स्टेज में अगर उनके एम्ब्रियो को देखते हो, फेजेस में एम्ब्रियो को देखते हो, तो वो सब आपको सेम दिखता है ना। तो उससे भी हम बोल सकते हैं कि उनके जो इनिशियल स्टेज जो है, इनिशियल स्टेज इंडिकेट दैट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दिस एनिमल्स। तो ये बेसिक एविडेंसेस थे, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस था, उसके बाद एनाटॉमिकल, वेस्टिजियल, पैलोटॉमिकल्स, और उसके बाद कनेक्टिंग लिंक्स और एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस। और इसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि यस, इवोल्यूशंस ये थियरी हुई और ये सब एविडेंसेस थे जो कि बता रहा है कि जो भी शुरुआत हुई है ये कॉमन एंसेस्टर से ही हुई है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू।